हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे पावर शेयरिंग की, जो कि क्लास 10th का सिविक्स का फर्स्ट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि पावर शेयरिंग होती क्या है और पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो पावर शेयरिंग इज अ टेक्निक टू शेयर पावर एट डिफरेंट लेवल्स. It is an idea which helps in democracy so that power does not remain concentrated in one hand only, and different forms of organizations keep watch on each other. इसमें पावर्स हम डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे डिवाइड कर देते हैं ताकि किसी एक सिंगल बॉडी या किसी एक इंडिविजुअल के हाथ में सारी पावर ना हो, और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो एक दूसरे के ऊपर नज़र रखती है कि कहीं पावर का मिस यूज तो नहीं किया जा रहा। तो इंडिया इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी में ही पावर शेयरिंग का कॉन्सेप्ट सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। इंडिया में पावर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में डिवाइडेड है। यहाँ सेंटर की कुछ अपनी पावर्स होती हैं और स्टेट की अपनी कुछ पावर्स होती हैं। तो ये होता है कॉन्सेप्ट पावर शेयरिंग का। आगे हम बात करेंगे कि ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। तो चैप्टर में बात कर रखी है हमने दो कंट्रीज़ की। पहली है बेल्जियम। ये एक कंट्री है यूरोप में, और ये अपनी बॉर्डर शेयर करता है फ्रांस, नेदरलैंड्स, जर्मनी और लग्जमबर्ग से। तो इसकी पॉपुलेशन की जो एथनिक कॉम्पोजिशन अगर हम करें तो वो कुछ इस तरह से है। 59% जो है वो डच स्पीकिंग कम्युनिटी है, और जहाँ ये सेटल्ड है उस एरिया को हम बोलते हैं फ्लेमिश रीजन। और 40% जो पॉपुलेशन है वो है फ्रेंच स्पीकिंग पॉपुलेशन, और जहाँ ये सेटल्ड है उस एरिया को हम बोलते हैं वेलोनिया। बाकी का जो 1% है वो जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन है। ये तो बात थी पूरे बेल्जियम की, जहाँ पर मेजॉरिटी थे डच और माइनॉरिटी थे फ्रेंच। लेकिन कैपिटल में ये सिनेरियो बिल्कुल ऑपोजिट है। कैपिटल में फ्रेंच मेजॉरिटी थे और डच माइनॉरिटी थे। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करेंगे कि बेल्जियम में टेंशन्स क्यों आनी स्टार्ट हुई। तो कैपिटल में फ्रेंच कम्युनिटी मेजॉरिटी में थे क्योंकि वो रिच और पावरफुल थे, और डच कम्युनिटी को बेसिक नीड्स जो होती हैं, एजुकेशन या कोई भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट थी, उनको डायरेक्ट फ़ायदा नहीं हो रहा था, क्योंकि मेजॉरिटी में जो थे वो थे फ्रेंच थे। जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे थे वो सिर्फ फ्रेंच कम्युनिटी के फेवर में बन रहे थे, जिसके चलते फ्रेंच और डच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ के बीच में काफ़ी सारे टेंशन्स आनी स्टार्ट हो गई 1950s और 1960s में। ये प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए काफ़ी सारे स्टेप्स लिए गए। तो वो था कि बेल्जियम ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को 4 बार अमेंड किया, और कॉन्स्टिट्यूशन में ये कहा गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर फ्रेंच और डच स्पीकिंग मिनिस्टर्स का जो रिप्रेजेंटेशन है वो दोनों का बराबर होना चाहिए। स्पेशल लॉ रिक्वायर्स द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स फ्रॉम लिंग्विस्टिक ग्रुप। स्पेशल लॉ पास कराने के लिए आपको लिंग्विस्टिक ग्रुप के मेंबर्स का सपोर्ट होना ज़रूरी है। और मैनी ऑफ द पावर्स वर गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ टू रीजन्स। जो बहुत ज़्यादा पावर्स थी वो स्टेट गवर्नमेंट्स में बराबर बराबर हिस्सों में बांट दी गई थी, यानी कि डच स्पीकिंग रीजन में और फ्रेंच स्पीकिंग रीजन में। तीसरा स्टेप जो लिया गया वो ये था कि ब्रुसेल्स के अंदर अपनी एक सेपरेट गवर्नमेंट थी, जिसमें कि दोनों कम्युनिटीज़ के मेंबर्स की रिप्रेजेंटेशन इक्वल थी। और थर्ड था कम्युनिटी गवर्नमेंट वाज आल्सो फॉर्म। ये गवर्नमेंट सिर्फ एजुकेशनल, कल्चरल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज को देखती थी। तो ये कुछ स्टेप्स लिए गए थे जिससे कि बेल्जियम ने अपने अंदर की टेंशन्स को रिजॉल्व किया। नेक्स्ट जो हमने बात कर रखी है वो बात कर रखी है श्रीलंका की। श्रीलंका में मेजॉरिटिनिज्म था। मेजॉरिटिनिज्म is a belief that majority community should be able to rule a country in whichever way it want without looking into needs of minorities. इस थॉट के में ये कहा गया है कि एक majority कम्युनिटी किसी भी तरह से कंट्री पे रूल कर सकती है, और वो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं सोचती। श्रीलंका की अगर एथनिक डिवीजन की बात करें तो वो कुछ इस प्रकार थी। इसमें 74% पॉपुलेशन सिन्हाला पॉपुलेशन थी, जो सिन्हाली लैंग्वेज बोलते थे और बुद्धिज़्म को फॉलो करते थे। 18% पॉपुलेशन तमिल थी, जो कि तमिल भाषा बोलते थे और ये हिंदू और इस्लाम को
फॉलो करते थे, बाकी का 8% क्रिश्चियंस थे। तो यहाँ मेजोरिटी सिन्हाला थे और माइनॉरिटी तमिल्स थे। अब इनके बीच में प्रॉब्लम्स आनी कैसे स्टार्ट हुई, तो 1956 में गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसमें सिन्हाला को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, और बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज और रूल्स बनाए गए जो कि सिन्हाला कम्युनिटी के फेवर में थे। जैसे कि अगर आपको गवर्नमेंट में जॉब चाहिए या आपको अपने बच्चों का स्कूल या कॉलेज में एडमिशन कराना हो तो वहाँ प्रेफरेंस सिन्हाला कम्युनिटी को दी जाती थी। अपने रिलीजन को प्रमोट करने के लिए भी इन्होंने काफ़ी सारे रूल्स बनाए और माइनॉरिटी कम्युनिटी के रिलीजन्स को गवर्नमेंट ने इग्नोर कर दिया, जिसके कारण तमिल्स और दूसरी अदर कम्युनिटीज़ की फीलिंग्स को बहुत हर्ट हुआ। तो इसका इम्पैक्ट तमिल्स पे क्या हुआ कि उन्हें अब गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं रहा और उन्हें ये लगने लगा कि बाकी जो और पार्टीज भी हैं श्रीलंका में वो भी इनके लिए अब अच्छे से काम नहीं करेंगे। उनको ये लगने लगा कि तमिल्स को हर जगह डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है और इनको जॉब्स और एजुकेशन जैसे बेसिक राइट्स के लिए भी इनको परमिशन नहीं है, जिसके कारण तमिल्स के अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगा और इन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया। और अल्टीमेटली हुआ क्या, तमिल्स स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग वेरियस रैलीज एंड दे डिमांड फॉर मेकिंग तमिल एज ऑफिशियल लैंग्वेज एंड दे शुड बी ट्रीटेड इक्वली इन गिविंग जॉब्स एंड प्रोवाइडिंग एजुकेशन। उनकी पहली डिमांड ये थी कि तमिल को श्रीलंका की ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया जाए, डिस्क्रिमिनेशन खत्म कर दिया जाए और इनको इक्वली ट्रीट किया जाए हर जगह पे, चाहे वो जॉब लेना हो, एजुकेशन लेनी हो या बिजनेस करना हो। लेकिन गवर्नमेंट ने इनकी कोई भी डिमांड को एक्सेप्ट नहीं किया। इसके चलते ये प्रॉब्लम और ज़्यादा एस्केलेट हुई और तमिल्स ने अब डिमांड रख दी कि हम श्रीलंका के नॉर्थ ईस्ट एरिया में, जो कि श्रीलंका का टॉप मोस्ट पार्ट है, वहाँ पर वो लोग अपने लिए एक सेपरेट कंट्री की डिमांड करनी उन्होंने स्टार्ट कर दी। लेकिन ये वाली डिमांड भी गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट नहीं की, जिसके कारण एज अ रिजल्ट सिविल वॉर वॉज ब्रोक आउट बिटवीन दी टू कम्युनिटीज। सिन्हाला और तमिल्स के बीच में सिविल वॉर छिड़ गई, जिसके कारण बहुत सारे लोग दोनों ही तरफ मारे गए और सिविल वॉर के कारण श्रीलंका की कम्युनिटी की इकोनॉमी क्रैश कर गई और दोनों ही तरफ बहुत सारा कल्चरल, सोशल और लाइफ का लॉस हुआ। तो श्रीलंका में दोनों कम्युनिटीज़ आपस में फैसला नहीं कर पाए कि हम एक ऐसा क्या सॉल्यूशन निकालें जिससे कि दोनों कम्युनिटीज़ का फ़ायदा हो सके। वहीं बेल्जियम में दोनों कम्युनिटीज़ ने कुछ सॉल्यूशंस निकाल लिए थे जिससे कि दोनों कम्युनिटीज़ ने अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। वीडियो के सेकंड पार्ट में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर के नेक्स्ट हिस्से को, जिसमें हमने पावर शेयरिंग के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और डिटेल में पढ़ना है। तो वो वीडियो हम बहुत जल्द आपके लिए लेके आएंगे और हमारे चैनल जेट सेट CBSE को आप सब्सक्राइब करें और कोई भी आपको प्रॉब्लम लगे तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और जो प्रेजेंटेशन मैंने इसमें बनाई है आप उसको नोट्स की तरह यूज़ कर सकते हैं या एक रिवीजन के लिए आप उसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।